कहानी कई सालों पुरानी है। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, मिस्टर लालू इटावा में डिप्टी कलेक्टर बनकर आए। एक दिन विचित्र घटना घटी। डिप्टी कलेक्टर साहब भोजन करके पलंग पर लेटे हुए थे। रात के 10 बज रहे थे। करण नाई उनके चरण सेवा कर रहा था। डिप्टी कलेक्टर साहब ने कहा, करण, कोई कहानी सुनाओ। मैं आपको क्या सुना सकता हूँ? आपने हजारों किताबें पढ़ी हैं, लाखों कहानियाँ सुनी हैं। आप रोज जो मुकदमे करते हैं वे सब तो कहानियाँ ही तो हैं। आप ही कुछ सुनाए और मैं सुनूं। नहीं करण, तुम ही कोई कहानी कहो। आप नहीं मानते तो सुनिए, परंतु बीच बीच में हूँ जरूर करते रहिएगा, नहीं तो आप सो जाएंगे और मैं वक्ता रहूंगा। ठीक है, करण ने कहानी सुनना शुरू की। अरब में एक बादशाह था। एक रात को दासी ने छत पर बादशाह का पलंग बिछाया। गर्मी के दिन थे, छत पर केवड़े का छिड़काव किया हुआ था। सोने का पलंग था, रेशम के निवार से भरा गया था। कालीन बिछा था, उस पर गद्दा बिछा था। फिर एक कालीन बिछा था, उस पर सफेद चद्दर बिछी थी। आमने सामने अगल बगल 4 तकिया रखे हुए थे और फूलों से शेष सजाकर दासी उस पलंग की शोभा को एकटक देख रही थी। दासी के मन में विचार आया कि 5 मिनट इस पलंग पर लेट लेना चाहिए। मैं भी तो देखूं कि कैसा लगता है। मन होता है शैतान। दासी बादशाह के पलंग पर लेट गई। अच्छा, फिर दासी थी बेचारी, दिन भर की थकी मानी, ऊपर से लगी ठंडी हवा, नीचे से उठी फूलों की गमक। 3 मिनट भी नहीं बीते, दासी तब से सो गई। अरे फिर क्या हुआ, शामत आ गई होगी। 1 घंटे के बाद भोजन करके बादशाह सलामत आराम करने के लिए आए। पूर्णमासी की चांदनी थी ही। बादशाह ने तुरंत जान लिया कि पलंग पर दासी सो रही है। वो ये तो गजब हो गया। बादशाह ने दासी को जगाया। जमीन पर खड़ी होकर डर के मारे दासी थर-थर कांपने लगी। हाथ जोड़कर पैर पकड़ लिए और फूट-फूट कर रोने लगी। बादशाह ने कहा, इस कसूर की बिल्कुल भी माफी नहीं हो सकती, हल्की सजा दी जाएगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? बादशाह ने बेगम साहिबा को बुलाया और सब माजरा कह सुनाया। इसके बाद बादशाह ने बेगम से कहा कि आप ही इस दासी की सजा मुकद्दर कीजिए, क्योंकि इसने आपका ही विशेष अपराध किया है। बेगम साहिबा ने कहा कि इसने 60 मिनट पलंग पर बिताए हैं, इसीलिए 60 बेत की सजा दी जाएगी। बहुत सख्त सजा दे दी। हाँ साहब, रुतबा पाकर आदमी कसाई हो जाता है। हाँ, आगे चलो, फिर क्या हुआ? सजा सुनकर बादशाह के भी होश उड़ गए। बादशाह ने सोचा कि अगर किसी आदमी ने बेत लगाए तो ये दासी साफ साफ मर जाएगी। तब तक बेगम साहिबा ने खुद ही कहा कि बेत में ही लगाऊंगी। खूंटी पर से चमड़े का बेत उठाकर बेगम साहिबा ने 4-5 हाथ करारे जमा दिए। बेचारी दासी रोती हुई गिर पड़ी। उसके बाद बेगम साहिबा थक गई। औरत की जात मुलायम होती है ना साहब। बादशाह 1 2 3 4 5 कहकर गिनती गिनने लगा। 30 बेत तक दासी जोर जोर से रोती रही, परंतु उसके बाद दासी की मति पलट गई। 30 से 60 तक दासी खूब हंसती रही। सो क्यों? धीरज रखिए साहब, सब बातें अपने आप खोल जाएगी। अच्छा, आगे कहो। सजा समाप्त होने पर बादशाह ने दासी से पूछा कि तू पहले रोई क्यों और उसके पीछे हंसी क्यों?
दासी ने कहा कि चोट के कारण मैं रोई थी, परंतु जब समझ में आया कि मैं 1 घंटा पलंग पर बिताया तो 60 बेत लगाए और बादशाह सलामत रात भर सोते हैं, सो इनकी ना मालूम क्या दशा होगी। पलंग की सजा से बेगम साहिबा भी ना बच पाएंगे। आप दोनों पर अनगिनत बेतें पड़ेगी। इसीलिए ये सोचकर मैं हंसी की सजा देने वाले को अपनी सजा की खबर ही नहीं है। जिस तरह से पलंग पर मुझे सोती देखकर आप क्रोधित हो उठे, उसी तरह आपको पलंग पर सोता देखकर खुदा गुस्सा होता होगा। मेरे हंसने का यही कारण है। इतना सुनते ही बादशाह की बुद्धि बदल गई। बादशाह ने ताश फेंक दी, इनाम फेंक दिया, जामा फेंक दिया और जूते फेंक कर फकीरी कपड़े पहन लिए। रामचंद्र जी दिन में वन की ओर गए थे। बादशाह सलामत ठीक आधी रात को वन में चले गए। वाह वाह, ड्यूटी इज ब्यूटी। अंग्रेजी में मुझे गाली देने लगे। नहीं करण, तुमने बहुत अच्छा किस्सा कहा, किंतु अब हमको भी इस पलंग से उतरना चाहिए। ड्यूटी इज ब्यूटी इतना कहकर डिप्टी कलेक्टर साहब उतरे और पृथ्वी पर कंबल बिछाकर लेट गए। शहर भर में खबर फैल गई कि डिप्टी कलेक्टर साहब अपनी नौकरी को लात मारकर फकीर हो गए हैं। अपने ही बंगले के द्वार पर इमली के पेड़ के नीचे एक कंबल पर डिप्टी कलेक्टर साहब फकीरी के वेश में बैठे हैं। बात की बात में अंग्रेज कलेक्टर साहब, सुपरिटेंडेंट पुलिस और जिले के कई अफसर घटनास्थल पर जा पहुंचे। अंग्रेज कलेक्टर साहब ने कहा, वेल मिस्टर लालू, तुमको क्या हो गया? तुम कलेक्ट्री के वास्ते नाम जड़ हो गया। तुमने ये इस्तीफा क्यों दिया? हम तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं मांगता। अभी तक सरकार की नौकरी की है, अब मलिक की नौकरी करूंगा। फकीरी करेगा फकीरी। 24 घंटे में तुम 5 घंटा सरकारी काम करो, बाकी वक्त फकीरी करो। तुम भी राम राम करना, हम भी राम राम करेगा। सजा देने वाला नहीं जानता कि उसके लिए क्या सजा मुकद्दर की गई है। इस बात ने मेरा कलेजा काट दिया। साथ में आए हुए एक दूसरे अफसर ने कलेक्टर साहब से कहा, हजूर, ज्ञान की बात कृष्ण की धारा यानी तलवार की तरह बात भी गांठ करती है। मेरा मंझला भाई जिला बांदा में तहसीलदार था। एक रोज उसने देखा कि एक काले सांप ने मेंढक को पकड़ा और निकल गया। भाई ने सोचा कि इसी तरह एक दिन मौत का सांप मुझमें भी मेंढक की तरह कटक जाएगा। उसी वक्त वह साधु हो गया। आज तक उसका पता नहीं कि वह कहाँ पर है। मिस्टर लालू, अगर मेरी बात पर तुम नजर नहीं डालता तो ना सही। वो देखो, तुम्हारी खूबसूरत पत्नी और तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे बिना मेम साहब का क्या हाल होगा। तुम्हारा बच्चा कैसे तालीम पाएगा? बच्चे को पढ़ा लिखा दो, तब फकीरी होना, तब हम भी फिकिरी करेगा। नहीं हजूर, भूखी प्यासी थकी मंडी पब्लिक का पैसा वेतन के रूप में लेकर मैंने जो पलंगबाजी की है, उसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी। अब मैं किसी दूसरे का इंसाफ नहीं करूंगा, खुद अपना इंसाफ करूंगा। जो अपना इंसाफ नहीं करता वो दूसरों का क्या इंसाफ करेगा। सब ने समझाया पर सब बेकार। लाचार होकर कलेक्टर साहब ने इस्तीफा ले लिया। करण नाई छाती पीट पीट कर श्रीमती लालू के चरणों में लौट रहा था और कह रहा था, मैंने नहीं जाना था कहानी में इतना असर होता है। नहीं तो ये कहानी मैं कहता ही नहीं। शहर इटावा में 1 मील दक्षिण में यमुना जी है। एक पक्के घाट पर भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर श्रीमान लालू साहब बैठे रहते थे। फटी कमली और एक मोटा सोटा यमुना में खड़े होकर आप घाट पर सोटा खटखटाया करते थे। कभी कभी कहते थे, लगा रहे खटका।
खटके का खटका, खटपट करता रहे, मत मिटना खटखटा। वो 10 बजे के करीब झोली लेकर आप भिक्षा लेने शहर में जाते थे। पब्लिक उनको पहचानती तो थी ही, सभी चाहते थे कि आज हमारे द्वार पर आए। रोटी लेते थे, रोटियों को लेकर उसकी झोली को यमुना जी में डुबोते थे। इसके बाद झोली को एक इमली की डाली में लटका देते। 4 बजे तक झोली लटकती रहती थी। फिर कुछ आप खाते और बाकी बंदरों को खिला देते थे। फटी कमली के सिवा कोई वस्त्र अपने पास नहीं रखते थे। इस प्रकार इटावा के एक डिप्टी कलेक्टर ने इटावा में ही 12 साल तक घोर तपस्या की। खट खट करते रहने से पब्लिक उनको खटखटा बाबा कहने लगी। एक बार खटखटा बाबा ने भंडारा किया, घी की कमी पड़ गई। कढ़ाई चढ़ी हुई थी, शहर दूर था। अपने एक चेले से कहा कि 2 कलसा यमुना जल लाकर कढ़ाई में छोड़ दे। वैसा ही किया गया, जमुना का जल घी बन गया। पुड़िया सेकी गई और भंडारा किया गया। खटखटा बाबा की समाधि स्थान पर अब अनेक इमारतें बन गई हैं। समाधि का मंदिर और विद्यापीठ की इमारत दर्शनीय है। शास्त्रों प्राचीन पुस्तकों का अपूर्व संग्रह किया गया है। साल में एक बार यहाँ पर मेला लगता है। भारत के विद्वानों, योगियों और पंडितों को निमंत्रण देकर बुलाया जाता है। खूब व्याख्यान होते हैं। खटखटा बाबा की समाधि इटावा का तीर्थ स्थान है। इटावा जिले का बच्चा बच्चा खटखटा बाबा के नाम से परिचित है।